नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देव क्लासेस बूंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी का स्वागत है दोस्तों देव परिवार के अंतर्गत। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों आपके साथ में जुड़ करके। दोस्तों मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि एक बार आप अपने क्लास को शेयर एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा दबा करके। जो आपके साथी है वो दोस्तों इस क्लास का आनंद है और इसका लुत्फ उठा सके। सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी का राधे राधे, सभी का स्वागत है देव परिवार की इस ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। देखिए दोस्तों अपन चलते हैं अपने टॉपिक की और अपना टॉपिक है भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में दोस्तों अपना टॉपिक चल रहा है गुप्त काल। गुप्त काल में भी दोस्तों बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है आपका कला और संस्कृति। क्या चल रहा है बेटा? कला और संस्कृति दोस्तों आपका गुप्त काल के अंतर्गत चल रहा है। दोस्तों इसके अंतर्गत अपन देख चुके हैं कला और संस्कृति में सबसे पहले साहित्य के बारे में दोस्तों अपन ने विस्तार से अध्ययन कर लिया है और अच्छी तरीके से इसकी चर्चा कर ली है। साहित्य के बाद में दोस्तों अपन ने देखा था कि आपके गुप्त कला काल के अंतर्गत जो आपकी कला और संस्कृति है इसमें साहित्य के बाद में गणित के बाद में दोस्तों विज्ञान के बाद में आयुर्वेद के बाद में दोस्तों टेक्नोलॉजी या तकनीकी। ये दोस्तों अपन पढ़ चुके हैं और अपन ने आगे क्लास शुरुआत कर दी थी कि अपन देख रहे थे गुप्त काल की कला और संस्कृति के अंतर्गत दोस्तों संस्कृति में अपन ने देख लिया था दोस्तों कि गुप्त काल में यानी कि भारतीय इतिहास के अंतर्गत कला की कई विधाओं का वास्तविक जो प्रचलन है या वास्तविक जो शुरुआत है दोस्तों वो आपके गुप्त काल के अंतर्गत ही माने जाती है। अरे सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है, सभी को राधे राधे। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों आपके साथ जुड़कर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत। क्या बात है दोस्तों, अगर आप हमेशा ऐसे ही हमें प्यार और प्रेम दर्शाते रहेंगे दोस्तों बहुत आनंद आएगा। देखिए बेटा अपन आगे चलते। देखिए दोस्तों अपन देख रहे थे गुप्त काल के अंतर्गत कला और संस्कृति। कला और संस्कृति में बेटा अपन ने देख लिया था कि कला की कई विधाओं का निर्माण आपके गुप्त काल से माना जाता है। इसके बाद में अपन ने देखा कि गुप्त काल के अंतर्गत सबसे पहले वास्तुकला। कौन सी बेटा? वास्तुकला में दोस्तों अपन ने देखा सबसे पहले मंदिर की गुप्त काल के अंतर्गत भारत के अंदर या भारत भूमि पर दोस्तों कौन कौन से मंदिरों का निर्माण हुआ था गुप्त काल के अंतर्गत। ध्यान देना, सबसे पहले भारत के अंदर या भारतीय इतिहास में दोस्तों हमें गुप्त काल के अंदर से ही पहली बार मंदिरों के अवशेष दोस्तों प्रारंभिक होते हैं या हमें मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। नहीं तो गुप्त काल से पहले कहीं पर भी दोस्तों किसी भी काल में मंदिरों के अवशेष हमें प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों आपके गुप्त काल के अंतर्गत पहली बार इतिहास के अंतर्गत मंदिरों के अवशेष हमें प्राप्त होने लगते हैं। तो कौन सा काल है दोस्तों आपका? वो गुप्त काल। अपन ने गुप्त काल के मंदिरों की विशेषता अपन ने देखी कि गुप्त काल में मंदिर कैसे होते थे या उनकी कौन कौन सी विशेषताएं थी वो अपन ने देख ली थी। उसके बाद में अपन ने दोस्तों 2 या 3 मंदिरों का भी यहाँ पर उल्लेख अपन ने कर लिया था। उनमें सबसे पहले सांची का मंदिर। दोस्तों यह मंदिर भी आपका किस काल में बना? गुप्त काल के अंतर्गत बना। सांची के मंदिर में दोस्तों यह सांची के स्तूप से दक्षिणी पूर्वी दिशा के अंतर्गत स्थित था और इतिहासकारों ने इस मंदिर को मंदिर संख्या 17 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में दोस्तों अपन ने देखा था कौन सा मंदिर? तिगवा का विष्णु मंदिर। कौन सा मंदिर दोस्तों? तिगवा का विष्णु मंदिर।
देखिए दोस्तों, इस मंदिर में अपन ने देखा था कि यह मंदिर आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर के अंदर तिगवा नामक स्थान पर स्थित है, जो आपका गुप्त काल के अंतर्गत इस मंदिर का निर्माण हुआ था दोस्तों। और उसके बाद में अपन आगे की मंदिरों की चर्चा करते हैं कि गुप्त काल के अंतर्गत कौन कौन से मंदिरों का निर्माण हुआ था, और देखते हैं दोस्तों। चलिए आप भी हमारे साथ आ जाइए। गुप्त काल की कला और संस्कृति के अंदर दोस्तों बहुत आनंद आएगा, बहुत ही दोस्तों रुचि के साथ में अपन इतिहास को पढ़ेंगे, इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों कि आपका क्वेश्चन जहां से आता है, ध्यान देना कि जहां से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है दोस्तों, अपन वही से इतिहास पढ़ते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई सी भी एग्जाम हो दोस्तों, चाहे आप सेकंड ग्रेड तक के एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस ब्लैक बोर्ड के बाहर से आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा इतिहास के अंदर। क्यों? क्योंकि दोस्तों अपन ने पहले, मैंने भी आपको बताया था कि अपन इतने अंदर से दोस्तों इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं कि आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं हो सकती है। आइए दोस्तों, आइए मेरे लाडलो, शुरुआत करते हैं अपन। देखिए बेटा, अपन देखते हैं अगला आपके वास्तुकला में दोस्तों अपन देख रहे थे मंदिर। वास्तुकला में सबसे पहले कौन सा देख रहे थे दोस्तों? मंदिर। अपन ने मंदिरों के अंतर्गत दोस्तों इनकी विशेषता जान ली थी, और दो मंदिरों का अपन ने अध्ययन कर लिया था। कौन कौन से मंदिर? सांची का मंदिर और आपका तिगवा का विष्णु मंदिर। उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए अगला जो आपका मंदिर आता है बेटा, वो है आपका कौन सा? देखिए अगला मंदिर है आपका ऐरण का विष्णु मंदिर। ऐरण का विष्णु मंदिर। देखिए बेटा, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि इस मंदिर के बारे में। देखिए बेटा, यह मंदिर आपका गुप्त काल के अंतर्गत बनाया गया था, या इसका निर्माण कब हुआ था? गुप्त काल के अंदर। देखिए दोस्तों, आपका ऐरण का जो विष्णु मंदिर है वो दोस्तों आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश के सागर जिले के, मध्य प्रदेश के सागर जिले के ऐरण नामक स्थान पर स्थित है। स्थान पर स्थित है। यहां तक कोई समस्या नहीं है। पूछा जाता है कि ऐरण का विष्णु मंदिर किस काल में बना, तो दोस्तों आपका गुप्त काल आएगा। और अगला क्वेश्चन आपका आ सकता है कि यह ऐरण का विष्णु मंदिर जो गुप्त कालीन था कहां पर स्थित है दोस्तों? तो इसमें आपका आंसर आना चाहिए कि मध्य प्रदेश के ऐरण जिले में मध्य प्रदेश के सागर जिले में ऐरण नामक स्थान पर स्थित है। देखिए दोस्तों, आगे देखिए मेरे लाडलो, आगे अपन चर्चा करते हैं अगले मंदिर के। अगला मंदिर है बेटा आपका नचना कुठार। नचना कुठार का पार्वती मंदिर। कौन सा मंदिर बेटा? नचना कुठार का पार्वती मंदिर। यह मंदिर भी दोस्तों आपका गुप्त काल की देन है, यानी कि गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था। और हम देखते हैं कि यह आपका दोस्तों कहां पर स्थित है। देखिए दोस्तों, यह जो आपका मंदिर है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में कहां स्थित है बेटा? नचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अंदर अजयगढ़ के समीप, अजयगढ़ के समीप
नचना कुठार में, नचना कुठार में स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे दोस्तों, मेरे लाडलो? देखिए कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अजयगढ़ के समीप कहाँ, नचना कुठार में। कौन सा मंदिर? पार्वती का मंदिर, जो आपकी गुप्त कालीन कला माने जाती है। महान, बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर तरीके से दोस्तों इस मंदिर को बनाया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना होगा कि पार्वती का मंदिर जो नचना कुठार में है, किस काल की देन है? आपके गुप्त काल की देन माने जाती है। देखते हैं दोस्तों अगला मंदिर। अगला मंदिर है आपका कौन सा बेटा? भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर। देखिए बेटा कौन सा मंदिर आ गया आपका? भूमरा का शिव मंदिर। देखिए बेटा कि ये आपका मंदिर कहाँ स्थित है? भूमरा का शिव मंदिर दोस्तों आपका यह है मध्य प्रदेश के, ध्यान देना बेटा, मध्य प्रदेश के सतना जिले में, सतना जिले में, सतना जिले में भूमरा नामक गांव में स्थित है, गांव में स्थित है। कौन सा मंदिर दोस्तों? भूमरा का शिव मंदिर, जो गुप्त कालीन महान सौंदर्य का एक अद्भुत उदाहरण है, अद्भुत नजारा है आपका भूमरा का शिव मंदिर, जो मध्य प्रदेश के सतना जिले में भूमरा नामक गांव के अंदर दोस्तों स्थित है। यहां तक बेटा कोई समस्या नहीं है। आगे चलिए दोस्तों देखते हैं कि आगे क्या है। एक बार इनका और दोबारा से अपन एक्सप्लेन या देख लेते हैं इसको। देखिए बेटा कि मंदिरों के अंदर अगला मंदिर है ऐरन का विष्णु मंदिर। देखिए मध्य प्रदेश के सागर जिले में ऐरन नामक स्थान पर आपका यह मंदिर स्थित है। कौन सा? ऐरन का विष्णु मंदिर। उसके बाद दोस्तों अगला मंदिर आता है नचना कुठार का पार्वती मंदिर। कौन सा? नचना कुठार का पार्वती मंदिर। दोस्तों यह आपका मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अंदर अजयगढ़ के समीप, ध्यान देना, पन्ना जिले के अंदर अजयगढ़ के समीप नचना कुठार नामक स्थान पर स्थित है। दोस्तों क्या आनंद आ रहा है, क्या मजा आ रहा है दोस्तों इतिहास पढ़ने में। अगर आप ऐसे ही इतिहास को पढ़ते रहोगे तो दोस्तों आपको नहीं लगेगा कि इतिहास कठिन विषय है, ऐसा कभी नहीं होगा। दोस्तों इतिहास तो एक आनंददायी और दोस्तों एक अच्छी सब्जेक्ट या विषय के रूप में इसको माना जाता है, जो दोस्तों आपको प्राचीन काल से वापिस प्राचीन काल का दृश्य करवा करके वर्तमान तक लाती है। वो सब्जेक्ट है दोस्तों हमारी इतिहास। देखिए बेटा अगला मंदिर है आपका गुप्त काल का भूमरा का शिव मंदिर। दोस्तों यह मध्य प्रदेश के सतना नामक जिले में भूमरा गांव के समीप स्थित है। यहां तक दोस्तों कोई समस्या नहीं है बेटा। देखिए आगे चलते हैं मेरे लाडलो। देखिए अगला मंदिर अपन देखते हैं देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बहुत प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा बार पूछा भी यही गया है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर देखिए चर्चा करते हैं इस मंदिर के बारे में कि कहां स्थित है दोस्तों यह मंदिर। देखिए
कि गुप्त काल का देवगढ़ का दशावतार जो मंदिर है कहाँ स्थित है बेटा। आइए अपन देखते हैं कि यह मंदिर आपका उत्तर प्रदेश के, देखना बेटा, उत्तर प्रदेश के ललितपुर झांसी, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में, ललितपुर जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। देवगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। कौन सा मंदिर? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्त कालीन सबसे ज्यादा बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो दोस्तों आपके इस मंदिर से आया है। और यह मंदिर आपका उत्तर प्रदेश के ललितपुर नामक जिले में दोस्तों कहाँ स्थित है? देवगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। इसी कारण इसको देवगढ़ का दशावतार मंदिर भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इसी में आगे यह भारत का पहला मंदिर है, पहला मंदिर है जिसमें, यह भारत का पहला मंदिर था, जिसमें शिखर बनाया गया था। देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितनी अच्छी लाइन है जो आपके एग्जाम में आती है बेटा कि भारत का पहला मंदिर कौन सा था जिसमें शिखर का निर्माण हुआ, या भारत का पहला मंदिर कौन सा था जो दोस्तों आपका शिखर युक्त था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर दोस्तों भारतीय इतिहास में पहला मंदिर था जिसमें शिखर बनाया गया था या शिखर युक्त था। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। देखिए आगे अपन चलते हैं अगले मंदिर की ओर। आपका अगला मंदिर है बेटा कौन सा? भीतर गांव का मंदिर। भीतर गांव का मंदिर कौन सा है बेटा? अगला मंदिर आपका भीतर गांव का मंदिर। इसमें देखिए बेटा क्या है, यह कहां पर स्थित? आपका उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। कहां है? उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। कौन सा मंदिर बेटा? भीतर गांव का मंदिर। कहां है? उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में भीतर गांव के अंदर आपका यह मंदिर स्थित है। देखिए आगे और क्या है इसके अंदर कि यह भारत का ईंटों से बना सबसे प्राचीन मंदिर है। ध्यान देना कि यह भारत का ईंटों से बना हुआ सबसे प्राचीन मंदिर है। अपन ने विशेषता में देखा था बेटा कि गुप्त काल के अधिकांश मंदिर पाषाण से निर्मित है या पत्थरों से बनाए गए थे, लेकिन कुछ मंदिरों में दोस्तों ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। तो उन ईंटों में दोस्तों एक मंदिर आपका भीतर गांव का मंदिर है जिसमें ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों देखिए कि यह भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है जिसमें ईंटों का प्रयोग हुआ है। देखिए बेटा इसी के अंदर देखिए दोस्तों इसका निर्माण ईंटों से किया गया था। ईंटों से किया गया था। किसका?
बेहतर गांव के मंदिर का निर्माण किससे हुआ था बेटा? ईंटों से हुआ था। देखिए दोस्तों, इतिहासकारों ने इस मंदिर को लक्ष्मण, इस मंदिर को दोस्तों लक्ष्मण मंदिर भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। देखिए बेटा, चर्चा करते हैं, एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए दोस्तों, बहुत आनंद आएगा। आपका अगला मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। यह दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है बेटा? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है और जिले के अंदर देवगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। अगला इसी में देखो दोस्तों, यह भारत का पहला मंदिर था जिसमें किसका प्रयोग हुआ बेटा? शिखर का प्रयोग हुआ। अरे शिखर नहीं जानते क्या? जैसे मान लो ये आपका मंदिर है और कई मंदिरों पर दोस्तों आपने ऐसे देखा होगा, इसको ही क्या कहा गया है बेटा? शिखर। क्या कहा गया है? शिखर। ऐसे मंदिर होता है और इसके ऊपर जो आपका ये त्रिभुजा आकार में जो आकृति बनी हुई होती है, ऐसे दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? शिखर कहा जाता है। और भारत का पहला मंदिर कौन सा है दोस्तों जिसमें शिखर का निर्माण हुआ था? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कोई समस्या? अरे मेरे लाडलो, कोई समस्या है क्या? नहीं है ना? देखिए आगे कि दोस्तों अगला मंदिर है आपका बेहतर गांव का मंदिर। यह दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है बेटा? उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के अंदर स्थित है। देखिए दोस्तों, यह भारत का ईंटों से बना हुआ सबसे प्राचीन मंदिर है। ध्यान देना कि ईंटों से बना हुआ पहला मंदिर कौन सा है? बेहतर गांव का मंदिर। अगर आपके क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भारत में पहली बार ईंटों का प्रयोग किस मंदिर में हुआ है, तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए बेहतर गांव का मंदिर। अगर क्वेश्चन भी आता है दोस्तों कि ईंटों का पहली बार किस मंदिर में प्रयोग हुआ है, तो आपका मंदिर यही आएगा। तो ये मंदिर दोस्तों आपका गुप्त काल का था। आगे देखिए बेटा, इसका निर्माण ईंटों से किया गया है। दोस्तों यहां कई मूर्तियां हैं, कई भगवानों की, कई देवताओं की मूर्तियां हमें इस मंदिर में प्राप्त होती है। जैसे भगवान श्री राम, जानकी, लक्ष्मण, हनुमान जी, इन सभी की मूर्तियां हमें यहां से प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी और सबसे अच्छा अद्भुत नजारा और सौंदर्य को प्रभावित करने वाली जो मूर्ति है आपकी, वो लक्ष्मण की है। इसी कारण इतिहासकारों ने इस मंदिर को लक्ष्मण का मंदिर कहा है। कितने अच्छी लाइन है दोस्तों जो आपकी एग्जाम में आने लायक है। क्या आनंद आ रहा है दोस्तों? क्या? देखिए बेटा आगे चलते हैं, एक बार देख लीजिए इसको। चले बेटा, चले। देखिए बेटा आगे अपन चलते हैं। अगला जो आपका मंदिर है दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा। देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताने का प्रयास करना, कमेंट बॉक्स के अंदर उसका आंसर जरूर देना। देखिए बेटा मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं और आप सुनने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि राजस्थान में पहला गुप्तकालीन मंदिर कौन सा है? ध्यान देना बेटा, फिर दोबारा बोल रहा हूं कि राजस्थान में पहला गुप्तकालीन मंदिर कौन सा है?
कई बार आपकी एग्जाम में आया है दोस्तों, ध्यान रखना, हजारों बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों राजस्थान में पहला गुप्तकालीन मंदिर कौन सा है। देखिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, और अपन चलते हैं। देखिए राजस्थान में पहला गुप्तकालीन मंदिर कहाँ है, वाह आंसर आने वाला है और कईयों का आ भी चुका है दोस्तों। और अपन चर्चा करते हैं कि कौन सा है वो मंदिर आपका। देखिए बेटा, देखते हैं कौन सा मंदिर है। बहुत बढ़िया बेटा, आपका मंदिर है मुकंदरा का शिव मंदिर। कौन सा है बेटा, मुकंदरा का शिव मंदिर। और कहाँ स्थित है यह आपका, राजस्थान के कोटा जिले के अंदर आपका यह मंदिर स्थित है। हजारों बार आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा कि राजस्थान में पहला गुप्तकालीन मंदिर कौन सा है। मुकंदरा का शिव मंदिर कहाँ स्थित है, कोटा के अंदर। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए बेटा, अपन आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं इसके बारे में। देखिए आगे अपन देखते हैं, ये दोस्तों आपके कुछ प्रमुख मंदिर थे गुप्तकालीन, जिन्हें सबसे ज्यादा बार और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर थे आपके, वो दोस्तों ये थे। यहां से आपका क्वेश्चन आता है। अब अपन आगे चलते हैं। स्तूप कि गुप्त काल में भी कई स्तूपों का निर्माण हुआ है। देखते हैं बेटा, देखिए कौन कौन से स्तूपों का निर्माण आपके गुप्त काल में हुआ है। देखिए बेटा, गुप्त काल में दो स्तूपों का निर्माण हुआ है। कितने स्तूपों का निर्माण हुआ है बेटा, गुप्त काल में दो स्तूपों का निर्माण हुआ है। ध्यान देना, क्वेश्चन यहीं से आता है, इसी लाइन से, कि गुप्त काल में कितने स्तूपों का निर्माण गुप्त काल के शासन काल में हुआ था दोस्तों, दो। कितने गुप्त स्तूपों का, दो स्तूपों का निर्माण आपके गुप्त काल के अंतर्गत बेटा हुआ था। देखिए आगे अपन चलते हैं, कौन कौन से हैं आपके स्तूप। पहला है आपका सारनाथ का दमैक स्तूप। सारनाथ का दमैक स्तूप, यह दोस्तों आपके गुप्त काल में बना है। और उसके बाद में दूसरा आपका आता है बेटा राजगृह में भी दोस्तों एक स्तूप का निर्माण हुआ है। नाम है जरासंघ की बैठक। क्या नाम है बेटा, जरासंघ की बैठक। ये दोनों स्तूप दोस्तों आपके किस काल की देन है दोस्तों, गुप्त काल की देन है। या गुप्त काल में दोस्तों आपके दो स्तूपों का निर्माण हुआ था। कोई समस्या। देखिए अपन एक बार और देखते हैं, इधर देखिए, सामने देखने का प्रयास करना बेटा। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी का स्वागत है बेटा इस देव परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए कि गुप्त काल में राजस्थान के अंदर पहला गुप्तकालीन मंदिर कौन सा है, कौन सा है बेटा,
पहला आपका जो गुप्त कालीन मंदिर है मुकंदरा का शिव मंदिर। कौन सा है? मुकंदरा का शिव मंदिर। कहाँ स्थित है? कोटा के अंदर। राजस्थान में कहाँ स्थित है बेटा? कोटा के अंदर। उसके बाद में दोस्तों के आपके गुप्त काल में 2 स्तूपों का निर्माण हुआ है। कितने स्तूपों का बेटा? 2 स्तूपों का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल के अंतर्गत। देखिए कौन कौन से हैं। पहला आपका है सारनाथ। सारनाथ के अंदर दोस्तों धमेक नामक स्तूप बना था या बनाया गया था गुप्त काल के अंतर्गत। देखिए दोस्तों दूसरा है आपका राजगृह में। राजगृह दोस्तों आपका कहाँ है? बिहार में है, पटना। और जरासंध की बैठक। राजगृह के अंदर दोस्तों जो आपका स्तूप का निर्माण हुआ उसका नाम है जरासंध के बैठक। धमेक स्तूप और जरासंध की बैठक, ये 2 स्तूप आपके गुप्त काल में बने हैं दोस्तों। आगे चले आपकी अनुमति हो तो दोस्तों, और देखिए आगे क्या है और क्या नहीं है। देखिए बेटा आगे अपन चर्चा करते हैं दोस्तों गुप्त काल में गुहा स्थापत्य कि गुप्त काल में दोस्तों कौन कौन सी गुफाओं का निर्माण हुआ। ध्यान देना, इस भारत भूमि पर, इस हिंदुस्तान की भूमि पर, इस आर्यावर्त की भूमि पर गुप्त काल के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन सी गुफाओं का निर्माण हुआ है वो अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिए अपन देखते हैं कि कौन कौन सी गुफाओं का निर्माण आपके गुप्त काल के अंतर्गत हुआ है। देखिए दोस्तों कि गुप्त काल में सबसे पहले अपन देखते हैं उदयगिरि की गुफाएं। कौन सी बेटा? उदयगिरि की गुफाएं। सबसे पहले हैं दोस्तों आपकी उदयगिरि की गुफाएं। यह दोस्तों आपके गुप्त काल में इन गुफाओं का निर्माण हुआ है। कौन सी? उदयगिरि की गुफाएं। कहाँ है बेटा? यह है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के विदिशा, मध्य प्रदेश के विदिशा के पास में स्थित है। कौन सी? उदयगिरि की गुफाएं। कहाँ है बेटा? मध्य प्रदेश के विदिशा नामक स्थान पर आपकी यह गुफाएं स्थित है। आगे देखिए बेटा, ये जो गुफाएं हैं आपकी, ये गुफाएं बेटा भागवत धर्म में और शैव धर्म से संबंधित है, से संबंधित थी। किससे संबंधित थी बेटा? कि ये गुफाएं जो आपकी है वो हमारे देश के अंदर मध्य प्रदेश के विदिशा नामक स्थान पर स्थित है जो गुप्त कालीन है। और दोस्तों इन गुफाओं के अंदर भगवान यानी कि भागवत धर्म और शैव धर्म के कलाकृतियां इनके अंदर स्थित है। देखिए दोस्तों इसका निर्माण या इनका निर्माण, इन गुफाओं का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री वीरसेन ने करवाया था।
इन गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? आपके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का दोस्तों विदेश सचिव या मंत्री था। इस वीरसेन नामक व्यक्ति ने इस उदयगिरी गुफाओं का निर्माण करवाया। यहाँ पर दोस्तों वीरसेन ने अपना एक अभिलेख भी लिखा है। उदयगिरी का लेख या अभिलेख हमने पहले देख चुके हैं, तो ध्यान रखना होगा वही है कि उदयगिरी की गुफाएं आपकी मध्य प्रदेश के विदिशा के पास स्थित है। आगे देखते हैं बेटा, देखिए अपन देखिए एक बार इनको समझिए, फिर अपन देखते हैं अगला टॉपिक है अपना गुहा स्थापत्य या गुफाएं। गुफाओं में सबसे पहले उदयगिरी की गुफाएं हैं जो आपके मध्य प्रदेश में विदिशा नामक स्थान पर स्थित है। दोस्तों ये जो गुफाएं आपकी भागवत धर्म और शैव धर्म से संबंधित माने जाती। कौन से धर्म से? भागवत धर्म और शैव धर्म से संबंधित माने जाती है। कौन सी गुफाएं? उदयगिरी गुफाएं। आगे देखिए कि इन गुफाओं का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त कालीन महान राजा विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य का दोस्तों एक मंत्री था वीरसेन। इस वीरसेन ने इन गुफाओं का निर्माण उदयगिरी पहाड़ी के पास करवाया था। इस वीरसेन ने दोस्तों यहाँ पर उदयगिरी का अभिलेख भी लिखवाया था। तो आपको ध्यान में रखना होगा, रह जाएगा दोस्तों ध्यान में। चले बेटा आगे देखिए, आगे अपन चलते हैं दोस्तों। इनमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके सामने मैं लिखता हूं, उनको समझना जरूरी है। आगे देखिए, अगला आता है आपका पहला स्तूप, दूसरा चैत्य, तीसरा विहार। इन शब्दों को दोस्तों आपको समझना जरूरी है, इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार दोस्तों पूछ भी लेता है इनके बारे में। देखिए बेटा, तीनों चीजें आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है कि स्तूप, चैत्य, विहार किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित माना जाता है। तो ध्यान रखना किस धर्म से संबंधित है बेटा? बौद्ध धर्म से संबंधित माना जाता है। तो यहां तक दोस्तों कोई समस्या है नहीं है। आगे देखिए बेटा, देखिए दोस्त, आगे अपन चर्चा करते हैं स्तूप के बारे में। देखिए शाब्दिक अर्थ किसका? स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका शाब्दिक अर्थ देखिए, कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए और मजा आएगा दोस्तों। आप बताइए दोस्तों। देखिए शाब्दिक अर्थ है ढेर या थुहा। ढेर या थुहा किसका? स्तूप का शाब्दिक अर्थ है ढेर या थुहा। मतलब मिट्टी का ढेर या थुहा को किसका शाब्दिक अर्थ माना जाता है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ माना जाता है। तो यहां तक कोई समस्या? देखिए दोस्तों आगे अपन की और क्या है इसमें। देखिए बेटा, इसका अर्थ है कि चिता की राख को एक बर्तन में रखकर उसके ऊपर
स्मारक बनाया जाता है, स्मारक बनाया जाता है, बनाया जाता है, उसे स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्तूप कहते हैं। समझ में आ गया बेटा कि बौद्ध धर्म के अंदर, ध्यान देना कि बौद्ध धर्म के अंदर अंतिम संस्कार करने के बाद में उस मिट्टी को दोस्तों एकत्रित कर दिया जाता है और उस मिट्टी को एक बर्तन में भरकर उसी स्थान पर जो स्मारक बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। समझ में आ गया? आगे देखिए दोस्तों, देखिए बेटा आगे अपन चैत्य के बारे में चर्चा करते हैं। बौद्ध मंदिर, बौद्ध मंदिर जहां पूजा अर्चना की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? चैत्य कहते हैं। किस धर्म में? बौद्ध धर्म के अंदर। देखिए दोस्तों कौन सा स्थान है? स्तूप। इस स्तूप को ही बौद्ध धर्म में मंदिर के तरह पवित्र माना जाता है और जिस स्तूप के अंदर दोस्तों पूजा अर्चना की जाती है उसे क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? चैत्य कहा जाता है। अगला है दोस्तों आपका विहार। देखिए बौद्ध भिक्षु व श्रमणों के, ध्यान देना बेटा, बौद्ध भिक्षु व बौद्ध श्रमणों के रहने के स्थान को विहार कहा जाता है, विहार कहा जाता है। तीनों शब्द है। अभी अपन गुप्त कालीन जो गुफाएं पढ़ेंगे, जैसे अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, बाघ की गुफाएं। तो दोस्तों इन्हें गुफाओं में आपसे ये पूछ लेता है कि ये गुफाएं आपकी स्तूप है या चैत्य हैं या विहार है। तो इन तीनों शब्दों को दोस्तों आपको जानना जरूरी था, इनका अर्थ जानना जरूरी था कि इन तीनों शब्दों जो बौद्ध धर्म से संबंधित है कि इनका अर्थ क्या होता है, वो दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। देखिए बेटा एक बार इधर देखिए, देखिए बेटा कि अपन ने सबसे पहले स्तूप देखा। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी का ढेर या थुहा। क्या होता है बेटा? मिट्टी का ढेर या थुहा। किसका शाब्दिक अर्थ है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ है। देखिए इसका परिभाषा क्या है कि इस चिता की राख को एक बर्तन में रखकर उसके ऊपर क्या बनाया जाता है? स्मारक बनाया जाता है और उसी को क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता। एक बार अपनी भाषा में मेरे से सुन लो कि स्तूप उसे कहते हैं जहां पर बौद्ध धर्म में अंतिम संस्कार के बाद जो राख या मिट्टी होती है दोस्तों उसको एकत्रित करके एक बर्तन में रखा जाता है और उसी स्थान पर स्मारक बना दिया जाता है, जिसको दोस्तों क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता। दोस्तों इतिहास में स्तूप पहली बार लकड़ी से बने, ध्यान देना किससे बने? लकड़ी से बने। कई बार क्वेश्चन आया है कि पहली बार स्तूप बनाए गए थे, लकड़ी से बनाए गए थे। नोट कर लो, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पहली बार स्तूपों का निर्माण किससे हुआ? ऑप्शन देगा लकड़ी, पत्थर, ईंट या मिट्टी से।
तो पहला दोस्तों इसमें आंसर है आपका ईंट से पहली बार स्तूप का निर्माण हुआ। देखिए आगे अगला है आपका चैत्य। देखिए दोस्तों चैत्य बौद्ध मंदिर है जहां पूजा अर्चना की जाती है कि बौद्ध धर्म में ऐसा स्तूप दोस्तों जिस स्तूप में पूजा अर्चना की जाती है उसे क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? चैत्य कहा जाता है। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए बेटा आगे विहार कि विहार किसे कहते हैं बौद्ध धर्म के अंदर। देखिए बेटा कि बौद्ध भिक्षु व शर्मा जिस स्थान पर रहते थे उसी स्थान को क्या कहा गया है? विहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? विहार कहा जाता है। अरे एक बार इसको अच्छी तरह से देख लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बार देख सकते हैं आप इसको। देखिए चले लाडलो आगे चले। अरे आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है इतिहास पढ़ने का? देखिए देखिए बेटा आगे अपन चर्चा करते हैं इसी गुप्त काल में गुहा स्थापत्य में अजंता की गुफाएं। कौन सी? अजंता की गुफाएं। देखिए दोस्तों चर्चा करते हैं। पहले देखो आप इसके अंदर कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं आपकी भारत के अंदर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ है बेटा? महाराष्ट्र राज्य में स्थित। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं बेटा? 29 गुफाएं हैं। कितने? 29 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं दोस्तों? 29 गुफाएं हैं। तो दोस्तों कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए और अपन कल की क्लास में बेटा देखेंगे अजंता के गुफाएं। बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों अपन इन टॉपिक को इतने शानदार तरीके से दोस्तों अपन अध्ययन करेंगे, बहुत ही लाजवाब तरीके से। जहां आपका किसान यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए ये दोस्तों अपन तय कर चुके हैं कि इतिहास को दोस्तों इतना अच्छे तरीके से अपन पढ़ेंगे कि इस ब्लैक बोर्ड के बाहर आपके एग्जाम का कोई क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जाएगा। तो ये आपको विश्वास करना होगा और आपको दोस्तों इस विश्वास के साथ पढ़ना होगा कि वास्तव में यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे तो इस संसार में हजारों टीचर है, हजारों किताबें हैं, हजारों मोटिवेशनल एक्सपर्ट है, हजारों साधन है आपके पास पढ़ने के लिए। आप वहां भी पढ़ सकते हैं। और मैं ये कहूंगा दोस्तों यदि आप एक चीज से संतुष्ट नहीं है तो दोस्तों इस दुनिया में हजारों वस्तुओं से भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए अपने जीवन में एक ही वस्तु के ऊपर निर्भर रहने का प्रयास किया करो, यानी कि अपने स्वयं के ऊपर निर्भर रहो। तो दोस्तों मिलते हैं कल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों और आप सभी को नमस्कार दोस्तों। मिलते हैं कल इसी जोश इसी जुनून के साथ और इसी समय दोस्तों। सभी को नमस्कार।